एपिसोड 6 अद्विक का साम्राज्य। 18 साल बाद राजमहल के सुनहरे दरवाजों पर अब भी शाही चिन्ह चमक रहा था, पर इन बीते 18 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। वो नन्ही सी राजकुमारी आव्या, जिसे सुरक्षा के लिए दूर भेज दिया गया था, आज भी सबके दिलों में जिंदा थी। लेकिन असली बदलाव हुआ था उस छोटे से राजकुमार में, अद्विक। अब वो 27 साल का नौजवान नहीं, बल्कि एक नाम था, दुनिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का किंग। उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते और दोस्त भी इज्जत से सर झुका लेते। मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग के पेंट हाउस में बैठा अद्विक अपने काले सूट में किसी शहंशाह की तरह लग रहा था। उसके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स, बुलेट प्रूफ ग्लास और हथियारबंद आदमी हमेशा मौजूद रहते, पर उसे इन सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी ताकत ही उसका असली हथियार है। उसकी गहरी नीली आंखें अब भी सबका ध्यान खींच लेती थीं। लंबे कद, चौड़े कंधे और चेहरे की रफ एज उसे और ज्यादा हैंडसम बनाती थी, पर उसके चेहरे की सबसे खास चीज थी उसकी खामोशी। वो खामोशी जिसमें छुपा था एक अधूरा दर्द, आव्या का। अद्विक अब असर एम्पायर का मालिक था। ये कंपनी सिर्फ बिजनेस ही नहीं करती थी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को भी कंट्रोल करती थी। तेल से लेकर टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट से लेकर हथियार, सब उसकी पकड़ में था। उसके दुश्मनों ने कई बार उसकी जान लेने की कोशिश की, पर हर बार हार गए। लोग कहते थे, अद्विक से टकराने का मतलब है मौत को न्योता देना। लेकिन अद्विक के लिए ये ताकत, ये पैसा, सब बेकार था, क्योंकि उसके दिल में हर पल सिर्फ एक नाम गूंजता था, आव्या। अद्विक की लाइब्रेरी में एक प्राइवेट रूम था, जहां कोई नहीं जा सकता था। उस कमरे में सिर्फ आव्या की यादें थीं, उसकी बचपन की तस्वीरें, उसकी पसंदीदा नीली ड्रेस, वो पियानो जिसके साथ दोनों ने बचपन में परफॉर्म किया था, सब कुछ उसने संभाल कर रखा था। वो अक्सर रात को अकेले वहां बैठता, विस्की का गिलास हाथ में लेता और अपनी आंखें बंद करके फुसफुसाता, कब लौटोगी आव्या? कब तक मुझे इंतजार कराओगी? उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आव्या वापस नहीं आएगी। उसके लिए तो हर सांस, हर धड़कन अब भी उसी के नाम थी। 18 सालों में अद्विक ने न जाने कितने दुश्मन बनाए थे, पर उसके साथ खड़े थे उसके वफादार लोग, शेरा, उसका बॉडीगार्ड, जो अब उसका दायां। 18 सालों में अद्विक ने न जाने कितने दुश्मन बनाए थे, पर उसके साथ खड़े थे उसके वफादार लोग, शेरा, उसका बॉडीगार्ड, जो अब उसका दायां हाथ बन चुका था। राणा जी का बेटा आरव और आध्या के मामा का बेटा श्लोक बचपन का साथी, जो अब उसके साम्राज्य का स्ट्रेटेजिस्ट था। इन दोनों के साथ मिलकर अद्विक ने अंडरवर्ल्ड और बिजनेस पर राज किया। पर हर दोस्ती और हर दुश्मनी की जड़ में हमेशा यही सवाल था, आव्या कब लौटेगी? हाथ बन चुका था। एक शाम दुबई के सबसे बड़े होटल में अद्विक की मीटिंग थी। सामने बैठे दुश्मन गैंगस्टर ने जब उसकी ताकत को चुनौती देने की कोशिश की, तो अद्विक ने सिर्फ एक लाइन कही, याद रखना, मैं अद्विक सिंह राठौड़ हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, भीख नहीं मांगता। इसके बाद उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि सामने वाला कांप उठा और बिना कुछ बोले सौदा मान लिया। यही था अद्विक का असर। आव्या की याद मीटिंग खत्म होने के बाद अद्विक अकेला अपनी कार में बैठा। शहर की चमक दमक उसके लिए बेमानी थी। उसने कार की खिड़की से आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, आज अगर तुम होती, तो शायद ये सब मेरे लिए मायने रखता। आव्या, उसकी आंखों में उदासी आ गई थी। 18 साल बीत गए, पर उसके लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। इसी बीच शेरा ने आकर बताया, बॉस, हमारे नेटवर्क से खबर आई है कि विदेश से कोई शख्स हिंदुस्तान लौट रहा है, और ये नाम शायद आपको दिलचस्प लगेगा,
अद्विक ने अपनी नीली आंखें उठाईं। कौन? उसने ठंडी आवाज में पूछा। शेरा ने धीरे से फुसफुसाया। प्रिंसेस आव्या। ये नाम सुनते ही अद्विक का दिल जैसे एक पल को रुक गया। 18 साल का इंतजार, 18 साल की तड़प, और अब जैसे किस्मत उसे वापस ला रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीरे से मुस्कुराया। तो आखिरकार तू लौट रही है आव्या। अब देखना, ये अद्विक तुझे दुनिया से छीनकर वापस अपने पास लाएगा। अब कहानी असली मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां एक तरफ अद्विक था, ताकत, पैसा और अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य लिए हुए, और दूसरी तरफ आव्या थी, जो अब तक दूर थी पर अब वापस आ रही थी। क्या इन दोनों की मुलाकात उतनी ही मीठी होगी जितनी उनकी यादें थीं? या फिर दुश्मनी और सियासत के बीच उनका प्यार भी दांव पर लग जाएगा? एपिसोड 7, राजकुमारी की वापसी। 18 साल बाद राजमहल में, महल की ऊंची दीवारों पर आज दीपक जलाए जा रहे थे। चारों ओर रौनक थी, पर ये रौनक अधूरी थी। सबके चेहरों पर खुशी भी थी और बेचैनी भी। वजह साफ थी, राजकुमारी अद्या की वापसी की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। परिवार में भी सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। राजपूत महल के बड़े से हॉल में हुकुमसा अभय और हुकुम रानीसा अर्पिता बैठे थे। उनकी आंखों में 18 सालों बाद बेटी को देखने की चमक थी, लेकिन मन में एक गहरा डर भी। अर्पिता धीरे से बोली, क्या सच में वो लौट रही है? कहीं ये हमारे दुश्मनों की चाल तो नहीं? अभय ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, चाहे चाल हो या किस्मत का खेल, हमें अपनी बेटी को वापस लाना ही होगा। हमारा राज्य तभी सुरक्षित है जब उसका असली वारिस गद्दी पर बैठे। रोशनी ने भी आकर कहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सभा का दबाव बढ़ता जा रहा है। सब पूछते हैं कि राजकुमारी कहाँ है। अगर अब वो सामने नहीं आए तो लोग यकीन कर लेंगे कि हमारा खून ही खत्म हो चुका है। तभी इतना गंभीर माहौल होते हुए भी अचानक दरबार में एक हंसी गूंजी। ये था अक्ष, अद्या का छोटा भाई, जो पैदा ही तब हुआ था जब अद्या को दूर भेज दिया गया था। अब वो 17 साल का हो चुका था। शरारती मुस्कान और चमकती आंखों वाला अक्ष बहुत ही चुलबुला और चतुर था। उसने मजाक करते हुए कहा, वाह, इतनी चिंता मत करो सब लोग। दीदी आएंगी तो सबसे पहले मुझे देखकर हैरान रह जाएंगी। आखिर उनका हैंडसम भाई अब पूरा जवान हो गया है। सब हंस दिए, पर उसके अंदर भी एक डर छुपा था। उसने धीरे से अपने पिता के पास जाकर फुसफुसाया, पापा, अगर दुश्मनों ने दीदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैंने सुना है अशोक सिंह के लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं। अभय ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, अक्ष, हमें बहादुर बनना होगा। अब सिर्फ तेरा और तेरी दीदी का भविष्य नहीं, पूरा राज्य तुम दोनों पर टिका है। इसी बीच दरबार में रिया दाखिल हुई। वो थी अद्या की बुआ की बेटी। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी। वो बचपन से ही अद्विक पर मोहित थी और आज भी उसे पाने के सपने देखती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी अद्विक का उसे कभी न देखना। अद्विक के लिए वो हवा की तरह थी, जिसे महसूस भी नहीं किया जाता। रिया ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, क्या यकीन है कि राजकुमारी लौटेगी भी? अगर अब तक छुपी रही है, तो हो सकता है कि वो हो ही ना। ऐसे में राज्य को किसी और उत्तराधिकारी की जरूरत है। उसकी आंखों में ये साफ लिखा था कि वो खुद ताज चाहती है। लेकिन रोशनी ने तुरंत काटा, रिया, जुबान संभालकर, अद्या ही इस राज्य की असली वारिस है और कोई नहीं। रिया ने धीमे से मुस्कुराया, मानो उसने अपने मन की बात दबा ली हो। अद्विक की स्थिति उधर मुंबई अपने ऑफिस में अद्विक को जब ये खबर मिली कि अद्या लौट रही है, उसका दिल तेज धड़कने लगा।
वो अब तक सबकी नज़रों में बिजनेस टाइकून और अंडरवर्ल्ड का बादशाह था, पर भीतर वही लड़का था जिसकी हर धड़कन में सिर्फ अध्या का नाम था। शेरा ने धीरे से कहा, बॉस, राजमहल से न्योता आया है। राजकुमारी की ताजपोशी होने वाली है। हमें वहां जाना होगा। अद्वैत ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। 18 साल मैंने उसे याद किया है। अब उसे देखकर ही यकीन होगा कि वो सच में लौट आई है। राज्य का दबाव। दरबार में मंत्रियों और सरदारों की सभा लगी। सभी का कहना था, हमारी रियासत को अपने वारिस की जरूरत है। दुश्मन गुट हर दिन मजबूत हो रहा है। अगर ताजपोशी में देरी हुई तो हमारी जमीन और सत्ता पर खतरा मंडराएगा। अभय ने गंभीर स्वर में कहा, तो तय रहा। जिस दिन राजकुमारी लौटेगी उसी दिन उसकी ताजपोशी होगी। ये ऐलान पूरे महल में गूंज गया। पर साथ ही सबको पता था कि दुश्मन चैन से बैठने वाले नहीं। महल से दूर एक अंधेरे कमरे में अशोक सिंह और उसके साथी बैठे थे। अशोक की आंखों में नफरत की ज्वाला थी। तो आखिर वो लौट रही है। अच्छा है, ताजपोशी तक अगर वो जिंदा पहुंच गई तो मान लेना हमारी हार, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। उसके साथियों ने हथियारों की कसम खाई कि वो राजकुमारी को रास्ते में ही खत्म कर देंगे। महल में चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अक्ष ने खुद अपनी बंदूक उठाई और कहा, दीदी को ताजपोशी तक सुरक्षित पहुंचाना ही मेरा मिशन है। कोई भी दुश्मन आए, मैं उसे रोके बिना नहीं मानूंगा। रिया ने अंदर ही अंदर सोचा, अद्वैत अगर अध्या को देख लेगा तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये ताजपोशी किसी कीमत पर पूरी नहीं होनी चाहिए। ताजपोशी का दिन आखिर आ ही गया। सारे मेहमान महल में इकट्ठा थे। सुरक्षा सबसे ऊंचे स्तर पर थी। अद्वैत भी अपने काले सूट में राजसी अंदाज में आया। उसके बॉडीगार्ड भी चारों तरफ फैल गए। आरव और श्लोक उसके पास खड़े थे। उसकी आंखें सिर्फ एक दिशा में थीं, अध्या की तलाश में। ड्रम्स बजने लगे। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। दरबार में उद्घोषणा हुई, स्वागत कीजिए हमारी राजकुमारी का। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन तभी बाहर से एक तेज धमाका सुनाई दिया। क्या ये अध्या की एंट्री है या दुश्मनों का हमला? क्या अध्या ताजपोशी तक पहुंच पाएगी या फिर दुश्मनों की चाल सफल हो जाएगी? एपिसोड 8। कैलिफोर्निया की धूप में चमकती ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक ग्लास का बना ऑफिस टावर था। एम्पायर। यही वो जगह थी जहां आज अध्या की गिनती कैलिफोर्निया की टॉप यंग बिजनेसवुमन के तौर पर होती थी। महज 18 साल की उम्र में वो कई बड़ी कंपनियों को मात दे चुकी थी। उसका नाम सुनकर दुश्मन भी चौकन्ने हो जाते थे। ऑफिस के टॉप फ्लोर पर अध्या खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा से उड़ रहे थे। नीली आंखों में चमक थी। चेरी जैसे रेड होठ और चेहरे पर वही रॉयल कॉन्फिडेंस। ब्लैक सूट में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। हाथ में टैबलेट लिए उसने अपनी टीम को आदेश दिया, न्यूयॉर्क का डील अगले हफ्ते साइन होगा। लेकिन उससे पहले LA हेडक्वार्टर की रिपोर्ट मेरी टेबल पर होनी चाहिए। टीम बस यस माम कहते हुए फाइल्स लेकर निकल गई। किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी फिर कि अपनी बॉस के सामने कुछ कहे। आध्या ने अपनी असिस्टेंट रोजी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और जाने को कहा। पीछे से मिशा ने आवाज लगाई, आध्या, क्या आप कभी काम से थकती भी हो? मिशा अध्या के मासी की बेटी थी जो उसे 1 साल छोटी थी, पर दोनों सगी बहनों जैसी थीं और बेस्ट फ्रेंड भी। मिशा का स्वभाव चुलबुला था जबकि अध्या शांत मगर बहुत तेज दिमाग वाली। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि कोई राज छुपा नहीं रहता था। अध्या मुस्कुराई, काम से नहीं मिशा, लेकिन तुम्हारे सवालों से कभी कभी जरूर थक जाती हूँ।
दोनों हंसने लगीं। मिशा ने उसे पानी पकड़ाया और बोली, वैसे ये मत भूलो, आज शाम को डिनर मोम ने घर पर ने रखा है। पूरा परिवार तुम्हें देखने का इंतजार कर रहा है। अद्या ने गहरी सांस ली। हाँ, पता है, मासी का कॉल आया था और आज सबको बताना है कि मैं इंडिया वापस जा रही हूँ। आद्या के मासी कनक और मामा वीर है जो सालों से अमेरिका ही रहते हैं। शाम होते ही पूरा परिवार ले की हिलटॉप विला में डिनर के लिए इकट्ठा हुआ। मासी कनक अद्या को देखते ही गले लगा लिया। मेरी बेटी, देखो तो कितनी दुबली हो गई। सच कहूं, तू इस घर की जान है। मामा वीर ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अद्या, तुम्हारे पापा अभय ने हमेशा कहा था कि उनकी बेटी एक दिन राज करेगी। आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया। अद्या की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसे भारत में अपने माता पिता और महल की बहुत याद आती थी। पर आज वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी। डिनर के बाद सब लिविंग एरिया में बैठे थे। बड़े बड़े स्क्रीन पर अद्या की कंपनी की ग्रोथ चार्ट दिख रही थी। वीर ने गर्व से कहा, ये बच्ची सिर्फ हमारी नहीं, पूरे राजघराने का नाम रोशन कर रही है। मिशा बीच में बोली, हाँ, और आद्या सिर्फ बिजनेस ही नहीं करती। प्लीज डैड, आप इन्हें शूटिंग रेंज पर देखो। ऐसे गन चलाती हैं जैसे हॉलीवुड मूवी की हीरोइन, और डांस की तो बात ही मत करो। सब जोर से हंस पड़े। अद्या ने बस हल्की मुस्कान दी। पर सच यही था, उसने ट्रेनिंग ले रखी थी। गन चलाना, तलवारबाजी और सेल्फ डिफेंस, सब आता था। वापसी की तैयारी डिनर के बाद सब गंभीर हो गए। कनक बोली, अद्या बेटा, अब वक्त आ गया है। महल से बुलावा आया है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ताजपोशी बिना और देर के नहीं होनी चाहिए। वीर ने गंभीर स्वर में जोड़ा, दुश्मन ताकतें भी सक्रिय हो गई हैं। सबको लग रहा है, अगर उत्तराधिकारी सामने नहीं आए तो राजघराना कमजोर पड़ जाएगा। देखा जाए तो अक्षय, पर वो अभी छोटा है। वैसे भी बरसों पहले तुम्हें ताज का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, इसलिए गद्दी की असली वारिस तुम हो। अद्या ने गहरी सांस ली। उसके दिल में मिश्रित भाव थे, एक और माता पिता और अक्ष और बाकी सबसे मिलने की खुशी। दूसरी ओर दुश्मनों का डर नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करने का संकल्प। वो बोली, मैं तैयार हूँ। जो भी रास्ते में आएगा, उसे हटा दूंगी। इस बार खेल उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से होगा। सभी को पता था कि दुश्मन रास्ते में घात लगाए बैठे हैं। रात को अद्या अपनी बालकनी में खड़ी थी। एलए की चमकती लाइट्स दूर तक फैली थीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पापा, मम्मी, आपकी अद्या अब वापस आ रही है। पर इस बार वो बच्ची नहीं, आपकी उत्तराधिकारी है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो कभी महल में सबको मोह लेती थी। अगले दिन पूरा परिवार प्राइवेट एयरबेस पर था। अद्या, मिशा, दाइमा, लखन और बॉडीगार्ड्स के साथ प्राइवेट जेट में। बेटी जो ब्लैक कलर का था, अंदर से भी पूरा आलीशान था। आराम के लिए 2 रूम भी थे। तभी मिशा ने धीरे से कहा, आद्या, क्या आपको डर नहीं लगता? इतने दुश्मन हैं। अद्या ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। डर वो दुश्मनों को होना चाहिए। उन्हें अब नहीं पता कि खेल कौन खेल रहा है। जेट का दरवाज़ा बंद हुआ और वो आसमान की ओर उड़ चला। अब देखना ये होगा कि भारत की ज़मीन पर उतरते ही अद्या का सामना कैसे होता है। क्या वो ताजपोशी तक सुरक्षित पहुंच पाएगी? एपिसोड 9। अद्या की शाही वापसी। राजपूत महल में हर ओर सजावट की चमक थी। दीवारों पर रजवाड़ी झूमर जगमगा रहे थे और आंगन में दूर दूर से आए प्रजा खड़ी थी। सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिक गई थीं, क्या सच में राजकुमारी अद्या आज लौटेगी? सालों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार वह क्षण आया था। पर साथ ही दुश्मनों की चालें भी परवान पर थीं।
रियासत के कई पुराने शत्रु सोच रहे थे कि अगर अध्या लौट आए तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हर रास्ते पर अपने लोगों को तैनात कर रखा था। उनकी योजना साफ थी, अध्या जैसे ही एयरपोर्ट से कारों के काफिले के साथ निकलेगी, वहीं उसका सफ़र खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ आसमान में एक चमचमाता प्राइवेट जेट रनवे पर उतर रहा था। अंदर अध्या खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में दृढ़ निश्चय था। मिशा उसके बगल में बैठी थी, उसकी मिशा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। दाई माँ आरती, पीछे बैठे लखन और कुछ खास बॉडीगार्ड्स भी साथ थे। अध्या के होठों पर हल्की मुस्कान थी, वह जानती थी कि दुश्मन रास्तों पर इंतजार कर रहे होंगे। पर उन्हें क्या पता, अध्या वही रास्ता चुनेगी जो किसी ने सोचा ही नहीं। मिशा ने फुसफुसाकर कहा, आध्या, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, पर मैं जानती हूँ, तुम जैसे लौटोगी, पूरा महल तुम्हारे नाम के नारे लगाएगा। अध्या ने उसकी ओर देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, जेट के रनवे पर उतरते ही माहौल और भी सख्त हो गया। बाहर पहले से ही कारों का लंबा काफिला खड़ा था। चमचमाती काली मर्सिडीज रोलर कतार में थीं और हर कार में भारी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड तैनात थे। अध्या बाहर आए। लखन ने झुककर कहा, हुकुम। सब तैयार है, पर जैसा प्लान था, आपको सीधे चौपर से निकलना होगा। कारों का काफिला बस एक छलावा होगा। अध्या ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह मिशा का हाथ थामकर तेजी से एयरपोर्ट बिल्डिंग के पीछे बने वीआईपी हेलीपैड की ओर बढ़ी। ब्लैक चॉपर पहले से तैयार था। अध्या ने कहा, दुश्मन सोच रहे होंगे कि मैं कारों से निकलूंगी। उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए। जैसे ही काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकला, गुंडे पहले से घात लगाए बैठे थे। उनकी कारें अचानक सड़क पर आ गईं और रास्ता रोक लिया। कुछ गुंडे काले मास्क में मशीन गन लिए काफिले पर टूट पड़े। यही कार में है राजकुमारी, उनमें से एक चिल्लाया। तुरंत गोलियों की बरसात शुरू हो गई, पर बॉडीगार्ड्स भी कम नहीं थे। उन्होंने बुलेट प्रूफ कारों से निकलकर मोर्चा संभाल लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। सड़क रणभूमि बन गई। कई गुंडे गिर पड़े, पर फिर भी उनका हमला जारी रहा। आखिरकार उनमें से एक ने कार का दरवाज़ा खोलकर झांका, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार खाली थी। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी तो इसमें थी। वह हड़बड़ा गया। उनका सरदार गुस्से से दहाड़ा, ढूंढो, कहीं और होगी, जल्दी पीछा करो। पर समय निकल चुका था। राजकुमारी अध्या तो उस समय चौपर में बैठकर आकाश चीरते हुए महल की ओर उड़ चली थी। गुंडों के लीडर ने अपने बॉस को फोन लगाया, सर, गलतफहमी हो गई। राजकुमारी कार में नहीं थी। हम सबको बेवकूफ़ बना दिया गया है। फोन के दूसरी तरफ ठंडी हंसी गूंजी, तो इसका मतलब असली शिकार अभी भी जिंदा है, और अब हमें उसके महल तक पहुंचना। महल में भीड़ ने हैरानी से ऊपर देखा, तो वहां एक चौपर नीचे उतरता हुआ दिखा। चौपर सीधा महल के आंगन में उतरा। लोग हैरान, दुश्मन सकते में और परिवार की आंखें आंसुओं से भीगी हुई। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबकी सांसें थम गईं। अध्या सफ़ेद ड्रेस में, हवा में लहराते उसके लंबे ब्राउन बाल जिसे थोड़ा कल किया हुआ था, चेहरे के शार्प फीचर के साथ वो इस दुनिया की तो लग ही नहीं रही थी, और चेहरे पर राजसी तेवर लिए खड़ी थी। मिशा उसके बगल में थी, और बॉडीगार्ड्स पूरी चौकसी में। महल के विशाल दरवाजे खुले। बाहर खड़ी प्रजा जयकारे लगा रही थी, राजकुमारी अध्या की जय। सुनहरे झूमरों की रोशनी के बीच अध्या अंदर आई। उसने सफ़ेद गाउन जैसा ड्रेस पहना था, जिसमें हल्का सिल्वर और नीले रंग का वर्क था। उसकी सादगी भरी मुस्कान और नीली आंखें उसे किसी परी कथा की प्रिंसेस बना रही थीं।
जैसे ही वह हॉल में पहुंची, गुलाब और लिली की पंखुड़ियां उस पर बरसाई गईं। सबसे पहले अभय, पिता, आगे आए। उन्होंने गर्व से अध्या को गले लगाया। मेरी बेटी, तू सचमुच लौट आई। अर्पिता, माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, आज मेरा सपना पूरा हुआ। अक्ष दौड़कर उससे लिपट गई। दीदी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। राजमाता ने आरती उतारी और बोली, बिटिया रानी, अब से यह घर फिर से पूरा हो गया। अध्या मुस्कुराई और सबको देख बोली, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर नहीं, अपने दिल में लौट आई हूँ। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने अध्या का हाथ थामा और कहा, अब समय है तुम्हें तैयार करने का। जो क्षण सालों से इंतजार में था, वह आ चुका है। वह उसे अपने कमरे में ले गईं। कमरे में लाल गुलाब और सफ़ेद लिली की खुशबू फैली थी। ड्रेसिंग टेबल पर पहले से ही शाही पोशाक रखी थी, लाल और सुनहरे रंग का भव्य राजसी लहंगा। उसमें पारंपरिक कढ़ाई और मॉडर्न टच दोनों थे। अर्पिता और दाइमा ने मिलकर अध्या को तैयार करना शुरू किया। गहनों में हीरे और रूबी का हार, कानों में झुमके, हाथों में कंगन और पैरों में पायल। आखिर में एक डायमंड का कमरबंद पहनाया गया जो उसकी गोरी पतली कमर पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। गई आईने में देखकर अध्या खुद भी चौंक गई। क्या ये सच में मैं हूँ? अर्पिता मुस्कुराई। नहीं, ये अब राजकुमारी अध्या नहीं, ये रियासत की भावी युवरानी है। फिर उसकी नज़र उतरी और राजमाता ने काला टीका किया, किसी की नज़र न लगे हमारी बेटी को। बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे। सैनिकों ने ऐलान किया, राजकुमारी अध्या ताजपोशी के लिए पधार रही हैं। दरवाजे खुले। अध्या अपनी माँ और परिवार के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। गुलाब की पंखुड़ियाँ उसके रास्ते में बिछाई गई थीं। प्रजा खड़ी होकर उसकी ओर निहार रही थी। उसके हर कदम पर जयकारे गूंज रहे थे, युवरानी अध्या की जय। अब अध्या सिंहासन के सामने खड़ी थी और शुरू होने वाला था उसका शाही ताजपोशी समारोह। इन सब में अद्विक को से सिर्फ आध्या को देखे जा रहा था, वो भी बिना पलके झपकाए। आध्या भी अपने ऊपर किसी की शिद्दत भरी नज़र महसूस कर रही थी और कहीं न कहीं वो जानती भी थी कि वो किसकी नज़र है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं थी उस ओर देखने की। महल आज किसी दुल्हन की तरह सजा था। दीवारों और खंभों पर लाल गुलाब और सफ़ेद लिली के फूलों की झालरें टंगी थीं। लाल गुलाब की पंखुड़ियों से आंगन और गलियारों में कारपेट बिछा था। सुनहरी झूमर और मॉडर्न लेड फेयरी लाइट्स की चमक फूलों के साथ मिलकर पूरे महल को एक साथ शाही और आधुनिक बना रही थी। विशाल मंच पर लाल मखमल से ढका हुआ सिंहासन रखा था, जिस पर चांदी की नक्काशी चमक रही थी। शंखनाद और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच अध्या ने प्रवेश किया। वह लाल और सुनहरे रंग के आधुनिक राजसी लहंगे में थी, जिसमें पारंपरिक जरी का काम और हल्का वेस्टर्न स्टाइल मिला हुआ था। उसके सिर पर हल्का सा घूंघट था, गले में हीरे और रूबी, लाल माणिक का हार झिलमिला रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ी, गुलाब की पंखुड़ियां उसके ऊपर बरसाई गईं। पूरी जनता ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। राजकुमारी अध्या की जय। सिंहासन के सामने आते ही राजगुरु ने पवित्र मंत्रोच्चार शुरू किया। उन्होंने एक ताज, जिस पर लाल रूबी और हीरे जड़े थे, उठाया और अध्या के सिर पर रखा। अब वह सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि युवरानी अध्या बन चुकी थी। राजगुरु ने पवित्र तलवार उसके हाथ में थमाई और कहा, युवरानी अध्या, राज्य आपसे शपथ चाहता है। अध्या ने तलवार ऊंची उठाकर दृढ़ आवाज में कहा, मैं अध्या, इस रियासत की युवरानी, आज अपने राज्य और अपनी प्रजा के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदा न्याय की रक्षा करूंगी, निर्दोष की ढाल बनूंगी
और किसी भी दुश्मन को अपनी धरती पर पैर रखने नहीं दूंगी। मेरा जीवन अब इस राज्य और इसकी प्रजा के लिए समर्पित है। पूरा महल गूंज उठा, युवरानी अद्या की जय। अद्या ने सिंहासन पर बैठते हुए जनता की ओर देखा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और भावुकता दोनों थे। मेरे प्यारे लोगों, आज का यह मुकाम केवल मेरा नहीं, यह आप सबका है। आपने वर्षों तक मेरा इंतजार किया और मुझ पर विश्वास रखा। मैं वादा करती हूँ कि यह राज्य अब पहले से भी अधिक मजबूत और सुरक्षित होगा। हम पुरानी परंपराओं को संभालते हुए एक नए, आधुनिक और शक्तिशाली भविष्य की ओर बढ़ेंगे। अब से मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं आपकी युवरानी हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी। जनता ने लाल गुलाब लहराकर जयकारे लगाए। युवरानी अद्या अमर रहें, युवरानी अद्या की जय। अभय और अर्पिता आगे आए। उन्होंने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाया। दादी सा ने लाल गुलाबों की थाली से उसकी आरती उतारी। अक्ष ने हंसते हुए कहा, आज मेरी दीदी नहीं, बल्कि मेरी युवरानी लौटी है। जैसे ही अद्या ने जमीन पर कदम रखा, चारों ओर आवाज गूंजी, राजकुमारी अद्या की जय हो, राजकुमारी अद्या की जय हो। तभी अचानक भीड़ में छिपा एक शत्रु बंदूक उठाकर फायर करता है। सब चीख उठते हैं, लेकिन अद्या बिजली की तरह मुड़ी, कमर से गन निकाली और एक ही पल में ट्रिगर दबा दिया। धायम, हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ स्तब्ध रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अद्या इतनी तेज और निडर होगी। सबकी नजरें अब सिर्फ उस पर थीं। लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दुश्मन समझ गए, अब खेल बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर अद्विक खड़ा था। उसकी नजरें बार बार अद्या पर जा रही थीं, पर अद्या ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने साफ इग्नोर कर दिया। ये देखकर रिया के होठों पर हल्की मुस्कान आए, पर अंदर ही अंदर वह जल रही थी कि अद्विक अद्या को ही देख रहा है। अचानक पीछे से आवाज आई, दीदी। 18 साल का अक्ष दौड़ता हुआ आया और सीधे अद्या से लिपट गया। उसकी आंखों में खुशी और मासूमियत दोनों थे। तुम्हें पता है दीदी, मैंने तुम्हें हर रोज याद किया। आज तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। अद्या ने उसके माथे को चूमा और हंसते हुए बोली, अरे पगले, अब मैं आ गई हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। बाकी सब भी एक एक करके अद्या से मिले और उसकी खूब तारीफ की। अगले एपिसोड, दुश्मनों की नई साजिश और अद्विक व अद्या की अनकही टकराहट। एपिसोड 10, रॉयल शाम। अद्या और अद्विक का डांस रात ढलते ही महल एक बार फिर जगमगाने लगा। पूरा दरबार और आंगन किसी सपनों की दुनिया जैसा सजा था। देश के नामी डिजाइनर ने सजावट की थी। छत से झूलते क्रिस्टल झूमर, फूलों से बने आर्च गेट और पूरे बगीचे में लाल और सुनहरी लाइट्स बिछाई गई थीं। पानी के फव्वारे गुलाब की पंखुड़ियों के साथ चमक रहे थे। टेबल्स पर विदेशी फूलों और मोमबत्तियों से सजाए सेंटरपीस रखे थे। चारों ओर ऐसा नज़ारा था कि हर मेहमान बस देखता ही रह गया। मेहमानों का आगमन एक एक करके महल में कई महंगी गाड़ियां आकर रुक रही थीं। देश विदेश के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, रॉयल फैमिलीज और राजनयिक, डिप्लोमैट्स, सब हर हाईनेस अद्या की पार्टी का हिस्सा बनने आए थे। उनके साथ ही कई विदेशी कलाकार और नामी मीडिया हाउस भी मौजूद थे। हर कोई कह रहा था, इतना भव्य आयोजन शायद ही पहले देखा हो। सबसे पहले अद्विक अपने परिवार के साथ पहुंचा। कतार में कई रोल्स रॉयस गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से परिवार के लोग एक एक करके बाहर आए। मीडिया वाले लगातार फोटो खींच रहे थे। बॉडीगार्ड उन्हें पीछे हटा रहे थे। दादी दादा भी पारंपरिक राजसी पोशाक में पहुंचे और लोगों का ध्यान खींच लिया। उसके पिता रुद्राक्ष, गंभीर व्यक्तित्व वाले उद्योगपति। माँ रोशनी सिल्क साड़ी में रॉयल लुक में।
शिवानी बहन मॉडर्न गाउन और भाई सूट पहने हुए। उनकी एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया। वे भी दुनिया के बड़े लोगों की गिनती में आते थे। सब उनसे मिलना और बात करना चाहते थे। पीआर और बॉडीगार्ड का काफिला देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई। अद्वैक अपने कोल्ड ऑरा के साथ सबको इग्नोर करता हुआ हॉल में चला गया। अद्वैक खुद ब्लैक टैक्सीडो में बेहद स्मार्ट लग रहा था। लड़कियां तो उसे देख आहें भर रही थीं, पर उसने किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा। उसकी नज़र बार बार महल की सीढ़ियों की ओर जा रही थी, जहां से अध्या आने वाली थी। अध्या के मामा भी पूरे शेखावत परिवार के साथ आए। मामी शाही अंदाज की साड़ी में, उनकी बेटी आहाना, अध्या की कजिन, पिंक गाउन में प्रिंसेस जैसी लग रही थी। उनका बेटा श्लोक ब्लेजर में बहुत हैंडसम दिख रहा था। मिशा भी पार्टी में अपनी खूबसूरती बिखेर रही थी। उसने पीले रंग का गाउन पहना था। उसके मॉम डैड भी आए हुए थे। अक्ष ने भी आज काला सूट पहना था। वो शिवानी और शिवांश को पार्टी में आता देख उनके पास चला गया। अद्वैक का इंतजार अद्वैक जब से आया था, तब से उसका ध्यान कहीं और था। वो बार बार सीढ़ियों की ओर देख रहा था, मानो हर पल यही इंतजार कर रहा हो कि कब अध्या वहां से उतर कर आएगी। उसकी बेचैनी सबको साफ नजर आ रही थी। श्लोक, अध्या का कजिन, सबसे पहले उसके पास आया और हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई साहब? नज़र तो सिर्फ सीढ़ियों पर गड़ी हुई है। लगता है आज प्रिंसेस आते ही पूरा दिल चुरा ले गई। आरव ने भी मजाक उड़ाया, दिल क्या भाई, लगता है दिमाग भी पहले ही दे बैठे हैं। अब बस दुल्हनिया के आने की देर है। मिशा, अध्या की बहन, हंसते हुए बोली, अध्या को तो मैं बता दूंगी कि कोई उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैसे जीजाजी, ये बेचैनी अच्छी लग रही है, पर बात इतनी जल्दी नहीं बनने वाली। ये कहकर वो मुस्कुरा दी। अक्ष और शिवानी ने भी मज़े लेते हुए कहा, अरे थोड़ा सब्र करो अद्वैक भैया, इतने साल इंतजार किया है, अब कुछ मिनट और सही। तभी शरारती शिवांश दौड़ता हुआ आया और अद्वैक का हाथ पकड़कर बोला, भैया आप चिंता मत करो, मैं अपनी भाभी का सबसे बड़ा फैन हूँ। जैसे ही वो आएंगी, सबसे पहले मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। अद्वैक उसे घूरते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी नज़रें फिर भी सीढ़ियों पर ही थीं। शिवांश नासमझी में बोला, ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई? सब ठहाकों में हंस पड़े। तभी अचानक संगीत की मधुर धुन शुरू हुई और सीढ़ियों पर अभय राजपूत अपनी बेटी अध्या का हाथ थामे नजर आए। अध्या ने रॉयल ब्लू गाउन पहना था, जिस पर सिल्वर क्रिस्टल वर्क उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। उसके गले में ब्लू डायमंड का हैवी नेकलेस, कानों में मैचिंग ईयररिंग्स और पैरों में क्रिस्टल हील्स चमक रही थीं। बालों को हल्के वेव्स में खुले छोड़ा गया था और माथे पर हल्का सा ब्लू स्टोन टीका। वो इतनी एलिगेंट लग रही थी कि पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर बस उसे देख रही थी। अध्या सचमुच रॉयल ब्यूटी विद ब्रेन की मिसाल लग रही थी। नीचे हॉल में खड़े अद्वैक की नज़र जैसे उसी पल ठहर गई। उसने अपने जीवन में बहुत सी हसीनाएं देखी थीं, मगर आज अध्या को देखकर उसका दिल खुद ब खुद धड़क उठा। यही तो मेरी रानी है, उसने मन ही मन सोचा। अद्वैक की ओर सबकी नज़रें। अद्वैक भी आज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। ब्लैक टैक्सीडो, शार्प लुक और वही रौबदार पर्सनैलिटी। हर कोई उसे देख फुसफुसा रहा था, यही तो हमारे जमाई सा हैं। अध्या और अद्वैक साथ खड़े हों तो लगता है जैसे खुद भगवान ने इन्हें जोड़ा है। लेकिन अध्या, वो नीचे आते ही अद्वैक के पास से गुजर गई, बिना एक नज़र डाले। उसके इस इग्नोर पर अद्वैक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर दिल में हल्की चुभन भी। नीचे सब भाई बहन, दोस्त और परिवार खड़े थे। अक्ष दौड़कर अध्या से लिपट गया, अद्वैक के दादा दीदी के पास गई, उनका आशीर्वाद लिया।
दादी आप तो सचमुच परी लग रही हो। रुद्रांकश और रोशनी भी आध्या को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। मृणालिनी देवी की आंखों में तो आंसू तक आ गए। मिशा भी हंसते हुए बोली, परी नहीं, रानी, हमारी जैसलमेर की युवरानी। मिशा की बात सुन सब मुस्कुरा दिए। सब भाई बहन, आहाना, श्लोक, शिवांश, शिवानी भी आकर अध्या को गले लगा लेते हैं। पूरा माहौल हंसी और खुशियों से भर गया। अर्पिता और रोशनी बारी बारी सभी खास मेहमानों को मिलके वेलकम कर रहे थे। अभय और रुद्रांश अपने दोस्त और बिजनेसमैन पॉलिटिशियन के साथ बातें करने में बिजी थे। कुछ देर बाद संगीत बदला। होस्ट ने घोषणा की, अब हमारी युवरानी अध्या और हमारे युवराज अद्विक मंच पर आकर पहला नृत्य करेंगे। पार्टी की रौनक के बीच टे एमो की धुन छेड़ी गई। सभी मेहमान तालियां बजाने लगे और नजरें अपने आप अध्या और अद्विक पर टिक गईं। अद्विक आगे बढ़ा और झुककर बोला, राजकुमारी, क्या मुझे ये डांस मिलेगा? अध्या ने हल्की नजर डाली, पर बिना जवाब दिए मुड़ने लगी। अद्विक तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, इतनी आसानी से मना कर दोगी? इतने सालों का इंतजार किया है, अब तो हक बनता है मेरा। अद्विक ने अध्या का हाथ थामा और धीरे धीरे दोनों संगीत की लय पर थिरकने लगे। अध्या ने धीमी आवाज में कहा, हक? इतने सालों की खामोशी के बाद तुम्हें हक याद आया? उसने नजरें फेर लीं और हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अद्विक उसके करीब आकर बोला, सच मानो अध्या, हर दिन, हर लम्हा तुम्हें मिस किया है, पर हालात ऐसे थे कि चाहकर भी सामने नहीं आ सका। पर आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह उसका हाथ थामे डांस फ्लो पर ले आया। संगीत की लय बढ़ी और दोनों डांस करने लगे। स्वर किसी को सपना लगे तो किसी को बहती हवा, किसी की बस बातों में पल में करे यहाँ वहाँ, किसी के 100 झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। अद्विक उसे पास खींचता तो अध्या थोड़ी दूरी बना लेती। वो घूमकर उसकी ओर देखती और फिर तुरंत नजरें झुका लेती, मानो कहना चाहती हो, तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। अद्विक ने धीरे से उसकी कमर थामी और अध्या उसकी आंखों में देखते ही सिहर उठी। तुम अब भी मुझे नजरअंदाज कर सकती हो? अद्विक ने फुसफुसाया, टे एमो, मीटे एमो, तू छाँव है, तू धूप है। टे एमो, मीटे एमो, तेरे हजारों रूप हैं, कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है। फॉलिंग सो क्रेजी इन लव गाने की धुन पर अद्विक ने उसके चारों ओर घूमते हुए फुसफुसाया, तुम्हारी ये नाराजगी भी मुझे प्यारी लगती है, पर यकीन मानो अध्या, इस दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। टे एमो, मीटे एमो, तू छाँव है, तू धूप है। टे एमो, मीटे एमो, तेरे हजारों रूप हैं। अध्या हल्का सा मुस्कुराई, पर जिद से बोली, प्यार आसान नहीं होता अद्विक, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मेरे साथ साथ मेरी जिम्मेदारियों का भी साथ निभा सकते हो। अद्विक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ साबित ही नहीं करूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा कि अध्या और अद्विक एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कभी लगे रातों में ख्वाबों से बातें करूं, कभी लगे सुबह उन ख्वाबों को मैं काबू करूं, कभी लगे तारों से भी ऊंची उड़ानें भरूं, कभी लगे बादलों से जेबें में भर लूं। उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए वह उसे करीब खींच लेता है। संगीत की लय पर दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। अध्या चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पाती। टे एमो, मीटे एमो, तारे गिनूं तेरे लिए। टे एमो, मीटे एमो, सारे चुनूं तेरे लिए, ख्वाब सारे बुनूं तेरे लिए। फॉलिंग सो क्रेजी इन लव, लव यू। गाने की आखिरी बीट्स पर अद्विक ने अध्या को झुकाकर अपनी बाहों में थाम लिया। अद्विक ने उसके कानों में धीमे से कहा,
ये तो बस शुरुआत है अध्या। तुम्हें मनाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। अध्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखते हैं अध्विक, तुम्हारे इम्तिहान अभी बाकी हैं। उसने अध्या को झुकाकर करीब खींचा। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं, और उसी पल अध्विक ने हल्के से उसके होंठों पर किस कर लिया। टे एमो, मीटे एमो, तारे गिनूं तेरे लिए। अध्या की आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, भीड़ तालियों और चीख पुकार से झूम उठी। पर अगले ही पल अध्या ने खुद को संभालते हुए पीछे हटते हुए कहा, ये मत समझना कि एक डांस और एक किस से मैं मान जाऊंगी। अभी तुम्हें बहुत कुछ साबित करना है अध्विक। अध्विक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर मैं हर दिन हर पल ये साबित करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। दोनों का डांस इतना शानदार था कि सब बस उन्हें देख रहे थे। उनकी अनकही नफरत और छुपा हुआ प्यार मंच पर बह रहा था। अध्विक ने उसका हाथ थामा। उसकी गर्म हथेली में जैसे अध्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दोनों मंच पर ऐसर नीचे सबके पास आए, और धीमी धुन बजने लगी। रिया की जलन और साजिश दूसरी ओर। रिया ये सब देखकर आग बबूला हो रही थी। उसके मन में बस यही था कि ये अध्या मेरी राह का कांटा है। अध्विक सिर्फ मेरा होना चाहिए। उसने मिशा और अध्या दोनों के खिलाफ एक चाल चली। वेटर को पैसे देकर उसने उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाने का आदेश दिया। पर किस्मत से अक्ष वही आकर ड्रिंक उठा लेता है और ड्रिंक गलती से गिरा देता है। सब गड़बड़ हो जाती है। मिशा उसकी चाल समझ जाती है और चुपचाप रिया को देख मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो, तेरी चालों से हमारी आध्या को नहीं रोक सकता। भाई बहनों की मस्ती। इसी बीच पार्टी के कोने में भाई बहनों की टोली लगी थी। शिवांश ने श्लोक को चिढ़ाते हुए कहा, देखा, हमारी बहन कितनी सुंदर लग रही है। अब तो पूरा इंडिया बस उसी की चर्चा करेगा। श्लोक हंसते हुए बोला, हाँ, और अध्विक भाई को अब अपनी मेहनत दोगुनी करनी होगी। हमारी रानी को मनाना आसान काम नहीं। शिवानी बीच में बोल पड़ी, बस तुम लोग चुप रहो। मुझे लगता है हमारी भाई और भाभी की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है। अक्ष सबको चुप कराते हुए बोला, अरे पागलों, आज मस्ती का दिन है, चलो सब मिलकर फोटो खींचवाते हैं। सभी भाई बहन अध्या और अध्विक को बीच में लेकर ग्रुप फोटो खींचवाते हैं। जैसे जैसे शाम गहराती गई, अध्या की खूबसूरती और शख्सियत सबको मोह रही थी। विदेशी मेहमान हों या देशी राजा महाराजा, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। ये लड़की सच में एक मिसाल है। जैसलमेर की किस्मत जाग गई है। अध्या सबकी बातों पर शालीनता से सिर झुका देती, पर अंदर से उसका दिल मजबूत था। वो जानती थी कि अब उसकी राह आसान नहीं। दुश्मन हर जगह घात लगाए बैठे हैं। पार्टी खत्म होने को आए तो अध्विक ने अध्या को रोका। कब तक मुझसे दूर भागोगी? अध्या ने सीधा जवाब दिया, जब तक तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। दोनों की आंखों में अजीब सा खिंचाव था, प्यार भी, गुस्सा भी, और एक अनकही दूरी भी। रात के अंत में पूरा परिवार एक साथ बैठा। मृणालिनी देवी ने अध्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि तू ही हमारी शान है, तू ही हमारी मान है। सब भाई बहन और रिश्तेदारों ने मिलकर अध्या के नाम के नारे लगाए। जैसलमेर की युवरानी अध्या, हमारी शान, हमारी जान, अध्या। हॉल गूंज उठा और अध्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आज सभी बच्चे अध्याय के वापस आने की खुशी में वही रुकने वाले हैं। इस बात पर राजमाता के कहने पर आज आध्यात्मिक परिवार में भी अध्या के घर रुकने को कहा। आज कितने सालों बाद सब साथ होंगे। उनको इतना आग्रह करने पर सब मान गए। अध्विक को तो वैसे कहीं ऐसा रुकना पसंद नहीं था,
पर उसने भी अध्या को मनाना था तो वो भी मन गया। फिर सबके रहने के लिए बढ़िया इंतज़ाम करवाया। थोड़ी देर तक सब बड़े साथ बैठे, बातें की और बच्चों ने अलग अपना अड्डा जमाया हुआ था। आज पूरा दिन थकन भरा था, इस वजह से आज सभी जल्दी अपने काम में आराम करने चले गए। अब देखना ये है कि कैसी होती आध्यात्मिक या आध्या की इतने सालों बाद एक ही घर में सुबह क्या नया मोड़ लाएगी उनकी प्यार की कहानी में। तो हमारे साथ बने रहिए कहानी आगे जाने के लिए।